Hello everyone, this is Jay Singh. Welcome to our YouTube channel and especially welcome to our Specialized Nutrition course. जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल फिजिक इंजीनियर पे कंप्लीट फुल डिटेल्ड स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट जीरो कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट विजिट करके। सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर अभी हमने 8 बड़े वीडियो न्यूट्रिशन कोर्स के अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं, नॉलेज वहां से गेन कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हमारे इस स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन कोर्स का मैं आपको चैप्टर नंबर 9 लेकर आया हूं। इस चैप्टर नंबर 9 में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। बेसिकली यहां पर हम 7 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, ठीक है। और वो चीजें क्या क्या हैं? पहली यहां पर हम जानेंगे प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट कहने का सिंपल से मतलब जो खाना, जो मील, जो चीजें हम वर्कआउट करने से पहले कंज्यूम करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहां पर अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो क्या प्री वर्कआउट आपको लेना है, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो क्या प्री वर्कआउट आपको लेना है, क्या प्री वर्कआउट मील आपको कंज्यूम करने हैं, वह सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। उसके बाद आपको यहां पर बताया जाएगा क्या पोस्ट वर्कआउट मील आपको कंज्यूम करना है। पोस्ट वर्कआउट कहने का मतलब सिंपल सी बात, पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में, वर्कआउट खत्म करने के बाद क्या खाना आपको खाना है, क्या मील आपको कंज्यूम करना है, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको आइडियल जो बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा उसके बारे में भी A to Z फुल डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे फूड आइटम जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जिम जाने के पहले, फूड टू अवॉइड बिफोर जिम, उन सब के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रोटीन पर डे। अगर आप जिम करते हैं या जिम नहीं भी करते हैं तो आपको दिन में कितना ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में वह है वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। यहां पर अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो आप में क्या डिफरेंस है, आपके मील में क्या डिफरेंस है, बेसिकली उसको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन के रेफरेंस लेके समझाया गया है। आई होप आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। यहां पर एक चीज मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं, क्या कि जो वीडियोस अभी आप आगे देखने वाले हैं या 5 साल पुराने वीडियोस हैं, 5 इयर्स अगो मैंने इन सारे वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। बड़े ही अच्छे वीडियो हैं, हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। सो आप क्वालिटी की टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है क्योंकि ये वीडियो 5 साल पहले शूट किए थे मैंने। सो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आज भी रिलेवेंट है, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपको दिखाया जाए, उससे मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा जो टाइम मैं अपने आगे आने वाले कोर्स के वीडियोस हैं उनको शूट करने पे लगा सकता हूं। सो यहाँ पे मैं पहले ही आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूं। हमारे जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, आगे थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कम होगी, थोड़ी सी साउंड की क्वालिटी कम होगी, थोड़े से ग्राफिक्स आपको कम देखने मिलेंगे, तो उसके लिए तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि अभी शूट करने का टाइम नहीं है। और जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इस कोर्स को प्रोसीड करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीडियो आप देखने वाले हैं आगे वो 5 साल पहले शूट हुए हैं। या 5 साल पहले कब के वीडियो हैं? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं IIT BHU में पढ़ता था। IIT BHU तो आप जानते ही होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म होता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है कॉलेज, बड़ा ही बेहतरीन कॉलेज है। तो आपको वहाँ के भी कुछ सीन्स आप देखने को मिलेंगे, ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, मैंने पुराने किस तरह से शूट करता था वो वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ हॉस्टल्स के वीडियो मिल जाएंगे देखने को। सो उन वीडियोस को देखिए, मज़ा लीजिए। इन्फॉर्मेशंस बहुत अच्छी है तो इन्फॉर्मेशन को मेक श्योर नोट डाउन करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ और फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि जो वीडियो अभी आगे आप देखने वाले हैं उनकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम है, नॉइज़ बहुत है क्योंकि जो वीडियो शूट हुए हैं वो आउटडोर में शूट हुए हैं, जिसकी वजह से जो कभी गाड़ियों की आवाज़ आएगी, कभी चिड़ियों की आवाज़ आएगी, ठीक है, कभी लोगों की आवाज़ आएगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। सो अभी आप लाइन से 7 जो मैंने टॉपिक बताए उनके बारे में डिटेल वीडियो देखने वाले हैं, तो एक एक करके देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। और यहाँ पर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी तरह से भी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। आई होप आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, आपको भी बात अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट पे यस लिख के ज़रूर बताइए। अब आप वीडियो देख सकते हैं, आगे नीचे लाइन से आपको 7 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। वीडियो ख़त्म करने के बाद हम फिर से मिलते हैं इसी तरह से। ओके, बेस्ट विशेस।
प्री वर्कआउट मील्स फॉर मैक्सिमम मसल गेन। प्री वर्कआउट मील्स एक ऐसा टॉपिक है, प्री वर्कआउट्स में हम क्या लें, एक ऐसा टॉपिक हो जा रहा है कि जो हर फिटनेस एंथुसियास्ट, हर जिम जाने वाला लोग कहीं ना कहीं नेट पे सर्च करेगा, अपने ट्रेनर से पूछेगा, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेगा, लोगों से पूछेगा। लेकिन इन सब क्वेरीज और इन सब क्वेश्चंस का रिज़ल्ट क्या होता है कि सजेशन आपके फॉर्म में आएंगे कि आप ये सप्लीमेंट लें, आप वो सप्लीमेंट लें, आप क्रेटीन लें, आप कैफ़ीन लें, आप BCAA लें, आप आर्जिनिन लें। लेकिन होता क्या है कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये बड़े कॉस्टली होते हैं और सब कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मेनली स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ आती है कि सब लोग नॉर्मल सप्लीमेंट्स पे भरोसा नहीं करते हैं और वो अपनी रॉ डाइट्स और जो फूड्स कंज्यूम करते हैं, जो डाइट कंज्यूम करते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और यह एक बहुत सही अप्रोच भी है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं इसको सही मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पूरे दिन आपका न्यूट्रिशन आपका बैलेंस है, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग डाइट ले रहे हैं, तो आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी बॉडी अचीव करना चाहते हैं, एक मस्कुलर लुक अचीव करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अपने बॉडी में डालने पड़ेंगे। अब होता क्या है, जैसे हम प्री वर्कआउट का मतलब समझते हैं कि जिम जाने से पहले जो चीज़ें कंज्यूम किया जाए। हम प्री वर्कआउट इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी रहे कि हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकें, जिम में जाके थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर सकें। अब उसके लिए हमें प्री वर्कआउट कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो हमें वर्कआउट के दौरान, अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान, वेट लिफ्टिंग के दौरान, जो जिम में सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, उसके दौरान जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है हमारी बॉडी में स्टोर्ड मसल ग्लाइकोजन से। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज़ अ मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज विच इज़ स्टोर्ड इन बॉडी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करें कि जो कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनको कंबाइन कर दें तो ग्लाइकोजन बनता है और ये हमारी बॉडी में एक एनर्जी स्टोर की तरह काम करता है। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं या अपने नॉर्मल जिम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, तो जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसी ग्लाइकोजन के थ्रू मिलती है। हमारी बॉडी इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करती है ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है, वह ब्लड से ट्रांसफ़र होता है हमारे मसल्स में, जहाँ मसल्स इसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज़ करती है और हमें एक अच्छा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देता है और हम अपनी जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हैं, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं इस एनर्जी को यूज़ करके। जो ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन से ब्रेक होके ग्लूकोज से बन के, इसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में कितना ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है और ये कहाँ स्टोर्ड होता है? हमारी बॉडी में मेनली 2 जगह ग्लाइकोजन स्टोर होता है। फर्स्ट मसल्स में, सेकंड लीवर में। जो मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो नियर अबाउट 300 ग्राम से 400 ग्राम तक स्टोर हो सकता है और जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो 70 ग्राम से 100 ग्राम्स तक हो सकता है। ये नॉर्मल एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये ज़्यादा भी हो सकता है लोगों में, ये कम भी हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा मसल्स हैं तो उसमें ज़्यादा हो सकता है, आपके पास अगर कम मसल्स हैं तो कम भी हो सकता है। लेकिन एक एवरेज नियर अबाउट सब में इतना ही होता है। तो अगर टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितना ग्लाइकोजन स्टोर हुआ? नियर अबाउट 400 ग्राम से 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये मेनली तब बनता है जब बॉडी में जब हम कार्ब्स लेते हैं, स्टार्ची कार्ब्स, मेनली स्टार्ची कार्ब्स लेते हैं, जैसे राइस हो गया, पास्ता हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, इन सब से हमें ये ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जैसे बताया मैंने, ये ग्लूकोज का एक फॉर्म है, कंबाइन करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनता है। अब हमने ये देखा कि अगर हमारी बॉडी में 400 ग्राम से 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर है तो नियर अबाउट, जैसे हम जानते हैं 1 कार्ब्स इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, तो अगर हम उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी बॉडी में 1600 टू 2000 कैलोरीज मौजूद रहती हैं। तो हम इसको यूटिलाइज़ करके अपना जो वर्कआउट सेशन है उसको बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इतनी सारी एनर्जीज है, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी वर्कआउट सेशन के दौरान ज़्यादा मसल्स गेन कर सकते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अच्छा अचीव कर सकते हैं और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो इफ़ेक्टिव बना रहेगा। अब जैसे हमने जाना, हम जब वर्कआउट करते हैं तो मेन सोर्स हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमको कैसे मिल सकता है? जब हम कार्ब्स खाएँ, ऐसे कार्ब्स खाएँ जो ईज़िली डाइजेस्ट हो वर्कआउट से पहले। तो मैं आपको एक मील प्लान बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप अपने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैं जिम जाने से पहले। जो हमारा प्री वर्कआउट मील है इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। जो पार्ट फर्स्ट है वो होगा जिम से 4 घंटे पहले क्या खाएं। पार्ट सेकंड, जिम से 3 घंटे पहले क्या खाएं। पार्ट थर्ड, जिम से 2 घंटे पहले क्या खाएं। पार्ट फोर्थ, जिम से 1 घंटे पहले क्या खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 6 बजे जिम जाते हैं शाम को,
तो आप पार्ट फर्स्ट क्या हुआ कि जिम से 4 घंटे पहले क्या खाएं, 2 बजे मतलब क्या खाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में आप ऐसे फूड कंज्यूम करें जिसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट हो। आप और बाकी अपना प्रोटीन ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं। मेनली आप इसमें खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अपना लीन प्रोटीन सोर्स खा सकते हैं और वेजिटेबल सलाद खा सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है पार्ट सेकंड। इसमें आपको जो पार्ट फर्स्ट था उसको आपको रेगुलर मील की तरह, जैसे जो आपका लंच होता है वो रेगुलर मील होना चाहिए, वो सॉलिड मील होना चाहिए। ये अपना पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में खाना खाना है। पार्ट सेकंड आता है जिसमें आपको छोटा मील कंज्यूम करना है और ऐसा फूड इंक्लूड करें जिसमें 70 to 75% तक कार्ब्स हो। और ये याद रहे ये छोटा मील होना चाहिए। इसमें आप ब्रेड्स खा सकते हैं और दही ले सकते हैं। अब आता है पार्ट थर्ड मतलब जिम जाने से 2 घंटे पहले क्या खाएं। इस फूड यहाँ पे जो अपन फूड कंज्यूम करेंगे, ऐसा फूड कंज्यूम करें जिसमें अपने कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 75 to 80% तक हो। आप इसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, सेरेल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब आता है अपना लास्ट पार्ट फोर्थ, जिसमें आप जिम जाने से 1 घंटे पहले या उससे भी कम समय में क्या खाएं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, इसमें जो अपना फूड खाएं उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक 85% से 100 तक हो। अब ऐसे फूड में इंक्लूड होता है फ्रूट्स खाएं आप। फ्रूट्स में आप मेनली एप्पल खा सकते हैं, पियर्स खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। आप इसमें जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस को डाइल्यूटेड फॉर्म में लें। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम जूस ले रहे हैं तो 100 ml जूस ले रहे हैं तो उसको पानी डाल के 200 ml बना लें, मतलब एक डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब मैं वीडियो का कंक्लूजन बताना चाहूँगा कि फर्स्टली आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग डाइट ले रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे बॉडी में इनफ एनर्जी स्टोर रहती है एज अ ग्लाइकोजन, जिसको हम अपने वर्कआउट सेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो मैंने अभी आपको प्री एक्सरसाइज मील प्लान बताया, उसको फॉलो करके आप अपने जिम सेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी प्री एक्सरसाइज मील प्लान बताया, इसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। आप भी इसे यूज़ करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम प्रॉपर अब डाइट लेते हैं, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं और एक फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग डाइट लेते हैं, आपका सारा दिन का न्यूट्रिशन बैलेंस रहता है, तो क्या होता है, ये हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो फुल रहता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जिम से जाने के 1-2 घंटे पहले अगर हम कुछ खाएं और हमारा ग्लाइकोजन स्टोर को हम फुल कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ग्लाइकोजन स्टोर को 1-2 घंटे पहले खा के बिल्कुल फुल नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है, इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल हमने राइस खाया, स्टार्ची कार्ब्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। अब जब हमने खाया, दांतों से चबाया, सलाइवा मिक्स हुआ, वो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में गया। स्टमक में, जैसे हम जानते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, लीवर बाइल रिलीज़ करता है, वहाँ से प्रॉपर मिक्सिंग होती है, उसकी फूड डाइजेस्ट होना प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वो फूड पुश होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, जो उस फूड को और ब्रेक करता है छोटे छोटे न्यूट्रिशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स पे। और ये जो न्यूट्रिशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये उस न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑब्जॉर्व करने के बाद ये ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मसल्स में ट्रांसफ़र किया, मसल्स रिपेयर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, इसको कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। सो आपका मसल ग्लाइकोजन बनने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब ये जो मसल ग्लाइकोजन होती है, इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आपने जिम में वर्कआउट परफॉर्म किया, जो ग्लाइकोजन आपने स्टोर थी आपके बॉडी में, आपने वर्कआउट परफॉर्म किया, तो वो जो ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट हो गई, वो कम हो गई। अब क्या होता है, जब उसका ग्लाइकोजन का रिजर्वायर कम हो गया, तो आप जब फिर से स्टार्च लेंगे, फिर से खाएंगे, फिर से कार्ब्स लेंगे, तो वो ग्लाइकोजन भरना चालू होगा। और फिर से जब आप दोबारा वर्कआउट करेंगे, फिर डिप्लीट होगा, फिर आप लोड करेंगे। तो ये एक साइकिल की तरह प्रोसेस हो रही है। जैसे लोडिंग हुआ, फिर यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइजेशन से फिर लोडिंग हुआ, फिर लोडिंग से फिर यूटिलाइजेशन, ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो इसमें ग्लाइकोजन को स्टोर होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपका प्रॉपर दिन का मील बैलेंस है, हर दिन का मील बैलेंस है, तो जो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज और यूटिलाइजेशन की प्रोसेस, ये बैलेंस चलती रहेगी। जो अपना प्री वर्कआउट मील्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ।
पार्ट फर्स्ट जो होता है वो एक दिन पहले रात में क्या खाएं, मतलब अगर आप 12 बजे सोते हो, ठीक, तो उसके 2 घंटे पहले मतलब 10 बजे आप क्या मील लें वो आपका पार्ट फर्स्ट होगा। सोने से जस्ट पहले, मतलब अगर आप 12 बजे सोते हो तो उसके 5 मिनट पहले जो आप लोगे वो सेकंड मील होगा। थर्ड मील जो वर्कआउट जाने से 1 घंटे पहले, अगर आप 7 बजे वर्कआउट के लिए जाते हैं सुबह, तो आप 6 बजे क्या कंज्यूम करिए, पार्ट थर्ड होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में आपको ऐसे फूड मील कंज्यूम करना पड़ेगा जिसमें 65 to 75% तक कार्ब्स हो। इसमें आप मेनली ले सकते हैं राइस ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, और इसके साथ आप अपना प्रोटीन सोर्सेज लें। एग्स हो गया, चिकन हो गया, फ़िश हो गया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खाएं, सोयाबीन खाएं, राजमा खाएं। ये जो मील होगा आपका एक सॉलिड मील होगा जिसे डिनर बोलते हैं। सॉलिड मील होगा, रेगुलर मील होगा, और इसमें आपको हाई अमाउंट्स ऑफ कैलोरी कंज्यूम करनी है। जो पार्ट सेकंड आता है ये बहुत छोटा मील होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फूड लें जो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो। जैसे आप जूस लें, अगर जूस आप नहीं ले सकते तो फ्रूट्स लें। जूस में मेनली ऑरेंज जूस ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल ले सकते हैं, पियर्स ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। अब ये जो मील होगा इसमें ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो ये बेड टाइप स्नैक है, जब आप जस्ट सोने से पहले ले रहे हैं, इसकी कैलोरीज ज़्यादा ना हो, मतलब 150 कैलोरी से आप कम ही रखें। नहीं तो अगर ज़्यादा कैलोरीज होगी तो ये आपको इतना यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, ये फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो कोशिश करें कि जो आपका बेड टाइम स्नैक है, सोने से जस्ट पहले ये मील बहुत छोटा हो, 150 कैलोरी से कम का हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आता है अपना पार्ट थर्ड जो कि बहुत मेन है। इसमें आप ऐसे फूड कंज्यूम करें जिसका, जैसे मील कंज्यूम करें जिसमें आपका कार्ब्स का परसेंटेज 80 प्लस हो, 80% से ऊपर उसमें कार्ब्स हो उस मील में। फॉर एग्जांपल इसमें आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सेरेल, मिल्क और बनाना स्मॉल साइज़ रखें। ये तीनों कॉम्बिनेशन से आप कंज्यूम करें आप वर्कआउट के 1 घंटे पहले। अगर आपको सेरेल महंगा लगता है या आप इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह ब्रेड भी खा सकते हैं। ब्रेड, मिल्क और स्मॉल बनाना, ये 3 का कॉम्बिनेशन से आप बढ़िया प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं जिम से 1 घंटे पहले। अब आपको लगता है कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो रही है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको मसल भी मैक्सिमाइज़ करनी है, आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। जैसे आपने वीडियो में समझा कि ग्लाइकोजन से हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हम प्री वर्कआउट मील कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में इनफ ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज रहने से क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है ग्लूकोज। अगर हमको ग्लूकोज मिल जाता है वर्कआउट के पहले तो हमारा ब्रेन एक्टिव परफॉर्म करता है। अगर ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ब्रेन क्या सिग्नल करता रहेगा, आप वर्कआउट कर रहे हो, कि हमारे पास एनर्जी स्टोरेज है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हमारे मसल्स में है, लीवर में है। तो बॉडी वहाँ से एनर्जी अपना लेता रहेगा। लेकिन ये एनर्जी लेता रहे इसके लिए आपका दिमाग एक्टिव फॉर्म में काम करना चाहिए। दिमाग का वर्कआउट, दिमाग के लिए फ्यूल का क्या काम करता है? ग्लूकोज। तो हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ रहेगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ रहेगा, तो हम जिम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मैंने सारे वर्कआउट बताए, वर्कआउट नहीं, सारे मील प्लान बताए जो प्री वर्कआउट मील है, ये उनके लिए है जो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं। जो स्किनी लोग हैं वो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्री एक्सरसाइज मील उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए अलग तरीके के प्लान्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल ना लें, वो लोग ना लें जो वेट लॉस फैट लॉस में कर रहे हैं। वो लोग ज़रूर लें जो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, अच्छे मस्कुलर बॉडी अचीव करना चाहते हैं, फिटनेस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, वो लोग इसका उपयोग ज़रूर करें। पोस्ट वर्कआउट मील्स फॉर मैक्सिमम मसल गेन। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मसल्स बिल्डिंग प्रोसेस हो, मसल गेनिंग प्रोसेस हो, मैक्सिमाइज हो सके। उसके लिए हमें पोस्ट वर्कआउट मील्स पे ख़ास तौर से ध्यान देना पड़ता है। जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील्स है उसके लिए हम रिकवरी डाइट यूज़ करते हैं। रिकवरी डाइट में मेनली होता है प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इन सब होने से क्या होता है, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं हमें चाहिए होते हैं हमारी मसल्स टिश्यूज़ को बिल्ड होने, रिपेयर होने के लिए, वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकवरी डाइट पे। रिकवरी डाइट में मेन 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम न्यूट्रिशनिस्ट और हर एजुकेटेड ट्रेनर 3R प्रिंसिपल्स फॉर रिकवरी भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट R फॉर रिकवरी स्टैंड्स फॉर रीफ्यूल, सेकेंड R ऑफ रिकवरी स्टैंड्स फॉर रीबिल्ड, थर्ड R ऑफ रिकवरी स्टैंड्स फॉर rehydrate।
जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं तो जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो डिप्लीट होता है। कैसे? हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो धीरे धीरे खाली होता रहता है जैसे हम वर्कआउट करते रहते हैं। तो हमारा एम होता है इसको फिर से भरना, मतलब फिर से रिफ्यूलिंग करना। जैसे कि मैं आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, ग्लाइकोजन के बारे में मैंने जानकारी दी। जैसे ग्लाइकोजन एक एनर्जी का फॉर्म होता है, हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। यह एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारे जिम सेशन को एनर्जी देने के लिए, जिससे हम अच्छा इफेक्टिवली वर्कआउट परफॉर्म कर सकें जिम में, और हमें एनर्जी कंटिन्यू मिलती रहती है अगर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। अब जैसे जैसे हम ये वर्कआउट करते जाते हैं तो जो फ्यूल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल। जैसे आप बाइक के बारे में जानते होंगे, सब बाइक चलाना जानते होंगे। बाइक में जो होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल 12 लीटर्स की अगर कैपेसिटी है तो 10 लीटर्स जो हुआ वो उसका मेन फ्यूल हुआ, एंड बचे 2 लीटर रिजर्व फ्यूल हुआ। मतलब दो तरह का स्टोरेज हुआ, मेन फ्यूल और रिजर्व फ्यूल। ठीक है। तो जैसे जैसे हम गाड़ी चलती रहती है, इंजन में फ्यूल जाएगा, बर्न होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, गाड़ी चलेगी। तो उस तरह जैसे गाड़ी चलती रहती है फ्यूल कम होता रहता है। अब जब फ्यूल कम होता रहेगा, अब ऐसे ही एक स्टेज आएगा कि अपना जो मेन फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सेकेंडरी मोड में स्विच करोगे, गाड़ी का स्विच को टर्न करोगे, रिवर्स में लगाओगे, फिर गाड़ी चलता रहेगा, फिर उसका पेट्रोल ख़त्म होगा, फिर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, रिजर्व फ्यूल भी ख़त्म होगा तो गाड़ी पूरी तरह बंद हो जाएगी। फिर से आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल बाहर से लोड कराना पड़ेगा, फ्यूल टैंक को फुल कराना पड़ेगा, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, स्टार्ट होगी, चलेगी। इसी तरह का सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी के साथ भी होता है। उसमें भी दो तरह के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट अपना स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो हमारे मसल्स में स्टोर रहता है, लीवर में स्टोर रहता है। दूसरा चीज़ हो गया फैट्स, जो एक स्टोर्ड फॉर्म में स्टोर्ड फैट जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ये अपना सेकेंडरी सोर्स हो गया फ्यूल का। जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं ग्लाइकोजन ख़त्म होता रहता है। अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया, बॉडी सेकंड में स्विच करती है, फैट से एनर्जी निकालेगी। इसी तरह क्या होगा कि सारी एनर्जी हमारी डिप्लीट होती जाती है। जब हम वर्कआउट करके घर आते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है, हमारे पास जो एनर्जी स्टोर था वो कम हो चुका होता है या ख़त्म हो चुका। तो हमारा एम क्या हुआ, उस चीज़ को भरना, वापस भरना, जिससे हमें नेक्स्ट वर्कआउट सेशन जो मिले उसमें इफरात एनर्जी हो, हमारे मसल्स में इनफ ग्लाइकोजन हो जिससे हम इंटेंस ट्रेनिंग कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीफ्यूलिंग। मतलब अपने ग्लाइकोजन को फिर से फिल करने के लिए रीफ्यूलिंग करते हैं। रीफ्यूलिंग करने के लिए जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम कार्ब्स ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस चीज़ के लिए अपन को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, स्टार्ची कार्ब्स मेनली, जैसे राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पास्ता हो गया, एटसेट्रा। ये सब लेने से बहुत इनफ ग्लाइकोजन मिल जाएगा और बॉडी अगले वर्कआउट सेशन के लिए तैयार रहेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबके दिमाग में आ रहा हो कि हमें पोस्ट वर्कआउट मील में कितना कार्बोहाइड्रेट लोड करना चाहिए जिससे हमारी मसल गेनिंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज हो सके। तो इसके लिए मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी लो इंटेंसिटी वर्कआउट, ऐसे लोग जिन्होंने वर्कआउट अभी अभी स्टार्ट किया है, जो अभी भी बिगनर हैं, जो कम लोड उठाते हैं, उनके लिए उनको अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, मतलब जिम से आने के तुरंत बाद 15 से 30 मिनट के बाद, जिम से 15 से 30 मिनट के बाद उनको 0.8 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो 70 केजी के हैं, 70 इंटू 0.8 कितना हो गया, 56 ग्राम ऑफ कार्ब्स को जिम से आने के बाद तुरंत कंज्यूम करना चाहिए 15 से 30 मिनट्स के अंदर। सेकेंड कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट्स, जो मतलब 3-4 महीने जिम में बिता चुके हैं, उनके लिए 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट 15 से 30 मिनट के भीतर उनको कंज्यूम करने चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी आती है जो काफ़ी एडवांस कैटेगरी है, जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लोग करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट करते हैं, उनको ज़्यादा कार्ब्स की भी ज़रूरत होती है। तो उनके लिए 1.2 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट कंज्यूम करने चाहिए, जिससे उनके जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको फिल कर सके, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो सके। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं वह यह है, फर्स्टली जो पोस्ट वर्कआउट मील आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हैं तो अगर 100 ग्राम आपने ब्राउन राइस लिया तो उस 100 ग्राम में अपन को 75 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिला।
तो अपन ने क्या नोट डाउन करना है कि हमें 75 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिला। अब इसी तरह से आप अपने कंज्यूप्शन को बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप उसको उस तरह से बैलेंस करेंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर आप 100 ग्राम राइस ले रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 ग्राम राइस मतलब 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम राइस मतलब 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह आपके जो कार्बोहाइड्रेट मील है उसको बैलेंस करके चलना। दूसरी चीज़ कि जो क्वांटिटी मैंने बताई है बिगनर्स के लिए, लो इंटेंसिटी वर्कआउट, इंटरमीडिएट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए, उतनी ही क्वांटिटी में लें। क्वांटिटी +-5 हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा ना लें। उससे ज़्यादा लेने से क्या डिसएडवांटेज है कि ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आप लोड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी में नहीं रहेगा, वो बॉडी के स्टोरेज फॉर्म में चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा, स्टोर्ड फैट के रूप में हमारे स्किन में, एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ दुनिया का हर बॉडी बिल्डर यह नहीं चाहता कि उसके बॉडी में फ़ैट स्टोर्ड हो। सो आई थिंक आपको ये जो रिकवरी डाइट का फर्स्ट आवर ऑफ जिसको हम बोलते हैं रीफ्यूलिंग, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड आवर ऑफ रिकवरी डाइट रीबिल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जब हम जिम वर्कआउट करते हैं, जिम में हैवी लिफ्ट करते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो क्या होता है हमारी मसल्स टियर होती हैं, मसल फाइबर्स टियर होते हैं, मसल्स टूटती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या एरिया पे जब लोड डालते हैं, फॉर एग्जांपल मसल में लोड डालते हैं, तो वहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप होता है। जब ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो क्या होता है, वहाँ स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन मतलब एक डिफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये रबड़ है, इलास्टिक रबड़ है, जब हम इस पर लोड लगाते हैं या तो इसको खींचेंगे तो क्या होता है, इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होने से क्या होगा, ये डिफॉर्म होगी, ये खिंचती जा रही है, ये लंबी होती जा रही है, इसकी थिकनेस कम होती जा रही है। जब हम ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होने क्या होगा, इस रबड़ पे छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होंगे, मतलब रबड़ की टियरिंग होगी। सेम इसी तरह हमारे मसल फाइबर भी बिहेव करते हैं। जब हम ज़्यादा लोड लगाते हैं, ज़्यादा रेप्स लगाते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो क्या होता है हमारी मसल्स फाइबर टूटते हैं, उसमें टियरिंग होती है। वहीं जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो क्या, जिस पर्टिकुलर मसल में हम वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है उसकी नर्व्स में। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो हमें ज़्यादा अच्छा पम्प मिलता है, और सब जानते हैं पम्प देखना बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन का काम करता है। ये जब ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है नर्व्स में तो क्या होता है, ये आसपास की मसल्स को स्ट्रेच करता है, उस पर स्ट्रेस डालता है, जिससे मसल्स फाइबर की टियरिंग होती है, वो मसल टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। जब हम अपना वर्कआउट फिनिश करके घर जाते हैं तो हमारी मसल फाइबर टूटी हुई रहती है, और हमारा मेन एम होना चाहिए तब कि जल्दी से जल्दी उस मसल फाइबर को रिपेयर कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेनली अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करने पड़ते हैं। ये रिकवरी डाइट का सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे जो प्रोटीन रिच फूड है वो अपने पोस्ट वर्कआउट मील में ज़रूर इंक्लूड करें। प्रोटीन्स मेनली कंसिस्ट करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे टूटे हुए मसल्स टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और नए मसल्स टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे और ये सब चीज़ें आप जानते भी होंगे। और प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, एग्स हो गया, चिकन हो गया, फ़िश हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन अपने पोस्ट वर्कआउट मील्स में कंज्यूम करने चाहिए। इसके लिए कई सारी एडवांस रिसर्च हुई हैं और उससे एक थंब रूल निकल के सामने आया जो हमारे रिकवरी न्यूट्रिशन में बेहद काम आता है। वह यह है कि हमें 0.3 ग्राम टू 0.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए पोस्ट वर्कआउट मील में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 70 kg का बंदा है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है, ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है, ज़्यादा देर तक वर्कआउट करता है, तो उसको 0.4 इंटू 70 कितना हो गया, 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट अपने पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करना चाहिए। वहीं जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, जो थोड़े दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, कम वेट उठाते हैं, उनको लोअर रेंज में अपना प्रोटीन कंज्यूम करना, जैसे 0.3, 0.32, 0.35 इनटू देयर बॉडी वेट। अब आप ये सोच रहे होंगे जो क्वांटिटी मैंने बताई वो बहुत कम है, और हम जानते हैं कि प्रोटीन हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने मसल्स टिश्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अच्छी मसल डेवलप करने के लिए, हमें ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है ना। आप यही सोच रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी एक टाइम पे 30 to 40 ग्राम प्रोटीन ही ऑब्जॉर्व कर पाती है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाती है। जब आप प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अपनी रेंज से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो क्या होता है वो बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है और वो वेस्ट हो जाता है। ये क्वांटिटी
अलग अलग लोगों के लिए वेरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिनकी ज़्यादा मसल है, जिनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, एपेटाइट अच्छा है, वो ज़्यादा भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर सकती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इतने रेंज में ही अपना पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन रखें जिससे आप उस प्रोटीन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और अपनी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर सकें। अब बात करते हैं थर्ड आर ऑफ रिकवरी, रिहाइड्रेट के बारे में। जैसे कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेनली सोडियम, बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में? पसीने के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में। तब हमारा एम क्या होता है कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको फिर से बॉडी में डालने का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी पिएंगे। अब वो आपको ये सोच रहे होंगे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए वर्कआउट के बाद, तो उसके लिए कैलकुलेट करने का एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप वर्कआउट करने जा रहे होते हैं जिम में, वर्कआउट करने से तुरंत पहले मिनिमम कपड़ों में आप अपना वेट मेज़र करें। ठीक है, वर्कआउट के दौरान आप कितना पानी पीते हैं वो आप मेज़र करें, और तुरंत जब आपका वर्कआउट ख़त्म होता है तुरंत उसके बाद अपना वेट मेज़र करें मिनिमम कपड़ों में। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ का जब वेट आपने मेज़र कर लिया, पानी नाप लिया कितना लेना है, उसको एक फॉर्मूले में रखें। क्या कि आपने जितना वेट आपका जिम वर्कआउट करने के पहले था उसको उससे माइनस करें वर्कआउट के बाद जो आपका वेट है, फिर उसमें प्लस करें जितना पानी आपने पिया, तो जितना टोटल आएगा वो उतना पानी आपको कंज्यूम करना है विद इन 90 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका वेट था वर्कआउट के पहले 70 kg। ठीक, आपने वर्कआउट किया, आपका वेट हो गया 69 kg। ठीक है, आपने 0.5 लीटर मतलब आधा लीटर आपने पानी पिया अपने वर्कआउट सेशन के दौरान। तो क्या इक्वेशन में जब चीज़ को फिट करेंगे तो 70 माइनस 69 प्लस 0.5, तो क्या आंसर आया अपना 1.5। तो ये 1.5 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना पड़ेगा विद इन 90 मिनट्स आपके वर्कआउट सेशन के बाद, जिससे आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रिहाइड्रेट कर सकें, अपने जो फ्लूइड लॉस हुआ उसको फिर से फिल कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें जो हमारा स्वेट के फॉर्म में जो सोडियम बाहर निकल गया अपनी बॉडी से, जो एक तरह का बॉडी के लिए इलेक्ट्रोलाइट है, उसको भी फिर से बॉडी में डालना पड़ता है। तो अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें आप सॉल्टी चीज़ें ज़रूर खाएँ, ऐसे फूड खाएँ जिसमें सॉल्ट रहता हो, और अपन सॉल्ट बाहर से भी डाल सके उस फूड में, जिससे क्या होगा आपके बॉडी के अंदर फिर से सोडियम पहुंच सके और आप अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में वो बॉडी में रहे। अगर हम बात करें एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील की, जो हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा जिससे हमको सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे, वह होगा एग वाइट राइस एंड डेट्स। चलिए हम इसका न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल देख लेते हैं, जिससे हमको मालूम चलेगा क्यों यह हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों, अगर हम ये 3 फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए यह एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग वाइट्स की। तो जैसे कि हमने देखा, जो एग वाइट्स होता है यह एक लीन प्रोटीन का सोर्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो फैट होता है वह नहीं होता है, इसलिए यह हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। दूसरा चीज, जो एग वाइट्स की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है, हाई होती है। दे हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब्स हाउ वेल द बॉडी टिश्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम फूड प्रोटीन। कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजिकल वैल्यू वह चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी फूड आइटम में मौजूद प्रोटीन कितने अच्छे तरीके से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ जैसे कि मसल्स को बना सकता है। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में BV भी लिखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि द गुड बायोलॉजिकल वैल्यू विल रिजल्ट इन गुड मसल बिल्डिंग। कहने का मतलब अगर किसी फूड आइटम की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है, ज़्यादा है, तो अगर हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमारे मसल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं। यहाँ पर जो हम एग वाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होती है 90। वैसे देखा जाए जो होल एग होता है जिसमें एग यॉल्क और एग वाइट होता है, दोनों कंबाइन, अगर वहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू देखा जाए तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है 94। लेकिन जब हम होल एग कंज्यूम करते हैं तो हमको फैट मिल जाता है, इसलिए हम उसको नहीं कंज्यूम कर रहे हैं अपने इस पोस्ट वर्कआउट मील में। ठीक है, वहीं देखा जाए जो सबसे ज़्यादा किसी फूड आइटम की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है तो वह होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक तरह का फूड सप्लीमेंट होता है जो अक्सर बॉडी बिल्डर या फिटनेस फ्रीक कंज्यूम करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तीसरी वजह जिसके कारण हम एग वाइट्स को अपने इस पोस्ट वर्कआउट मील में रखते हैं वह यह है कि एग वाइट्स आर नेचुरली अकरिंग कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। यहाँ पर
कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहने का मतलब जो हमने देखा कि प्रोटीन मिलकर बनते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पर इस एग वाइट्स में जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो पूरे होते हैं, इसलिए हम इसको एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बोलते हैं। और जो ये एग वाइट्स होते हैं एक नेचुरली अकरिंग सोर्स है, बड़े किफ़ायती हैं, सस्ते होते हैं। देश दुनिया के हर कोने में आपको एग वाइट्स मिल जाएंगे। एग वाइट्स करना क्या है, आपको चाहिए तो अंडा लाइए, उसको फोड़िए, वहाँ पर आपको एग येल्क मिलेगा और एग वाइट्स मिलेंगे। एग येल्क को सेपरेट कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, एग वाइट्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील के दूसरे फूड आइटम में, जो कि है वाइट राइस। यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 3 रीज़न हमारे इस वाइट राइस को कंज्यूम करने में हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील में, तो पहला है वाइट राइस हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यहाँ पर अगर आपको मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में शॉर्ट में बताऊँ तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ वे ऑफ मेजरिंग द इफेक्ट that specify carbohydrates containing food will have on the individual's blood sugar levels after it is eaten। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा यह है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताते हैं कि जब आप कोई फूड आइटम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इस फूड आइटम को खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल, जिसको हम जनरली ग्लूकोज बोलते हैं या ब्लड शुगर बोलते हैं, वो कितना बढ़ सकता है। जनरली हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को GI भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 तरह के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो फूड आइटम होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें से पहला है लो GI। यहाँ पर अगर 55 या 55 से लेस किसी फूड आइटम की GI है तो उसको हम लो GI कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर किसी फूड आइटम की GI वैल्यू 56 से लेकर 69 तक है तो उसको हम मॉडरेट GI फूड आइटम में रखते हैं। वहीं जिन फूड आइटम की GI वैल्यू 70 या उससे ज़्यादा होती है तो उनको हम हाई GI फूड आइटम कैटेगरी में रखते हैं। सो द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम इज़ अ बेटर चॉइस फॉर द पोस्ट वर्कआउट मील। कहने का मतलब जितना किसी फूड आइटम का GI वैल्यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू हाई होगी, वह उतना ही अच्छा चॉइस होता है हमारे पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं जो हम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है 72। तो यह एक हाई GI फूड आइटम है, इसलिए हम इसको पोस्ट वर्कआउट मील में रखते हैं, कंज्यूम करते हैं। दूसरा चीज़ आता है हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब जब हम वाइट राइस कंज्यूम करते हैं तो हमको ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रहे हैं। और तीसरा रीज़न वाइट राइस को कंज्यूम करने का यह है कि इट रिप्लेनिश मसल ग्लाइकोजन एट फास्टर रेट। कहने का मतलब जब हम वाइट राइस खाते हैं तो हमारा मसल ग्लाइकोजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है किसी दूसरे फूड आइटम के मुकाबले, क्योंकि वाइट राइस में फ़ैट कम होता है, डाइटरी फाइबर कम होता है। हमारी बॉडी ज़्यादा आसानी से इस वाइट राइस को डाइजेस्ट कर पाती है, पचा पाती है, जिसके कारण ये जल्दी हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और फास्टर रेट से हमारे ग्लाइकोजन स्टोर जो हमारे वर्कआउट करने के कारण डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसको वापस भरता है। और जो तीसरा फूड आइटम डेट्स हम कंज्यूम करते हैं हमारे पोस्ट वर्कआउट में, उसके 3 मेजर रीज़न यह हैं कि पहला, इट प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। अब होता क्या है, जो डेट्स होते हैं इनमें अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में मसल क्रैम्प्स नहीं आते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जब पोटेशियम लेवल सेल्स के अंदर कम हो जाता है बाहर के मुकाबले, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प आते हैं, हम कमज़ोर महसूस करते हैं। जब आप डेट्स, खजूर कंज्यूम करते हैं तो आपको एक अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है, जिससे यह मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम ईजिली अवॉइड की जा सकती है। दूसरा रीज़न यह है कि जो डेट्स होते हैं दे हैव हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 100 ग्राम डेट्स अगर आप खाते हैं तो वहाँ पर आपको 90 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। हम अपने मील में 50 ग्राम डेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 50 ग्राम अगर डेट्स हम कंज्यूम करेंगे तो हमको 45 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रहे हैं बड़ी आसानी से। और जो तीसरा सबसे मेन रीज़न आता है डेट्स को कंज्यूम करने का हमारे पोस्ट वर्कआउट में, वह यह है कि डेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी अलॉन्ग विथ स्वीट टेस्ट। कहने का मतलब जब आप डेट्स खाते हैं तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और जो स्वाद होता है डेट्स का वो लाजवाब होता है, बड़ा मीठा होता है। ये जो डेट्स होते हैं जिनको हम खजूर बोलते हैं, दे आर अ नेचुरल स्वीटनर। वर्कआउट के बाद जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है तो यहाँ पर अगर कुछ नेचुरल मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग कर देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने भी देखा होगा ना कि आपको बहुत एनर्जी डाउन फील कर रहे हैं तो कुछ मीठा खा लेंगे तो तुरंत आपकी एनर्जी अप हो जाती है। तो सेम जब आप अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद डेट्स, खजूर खाते हैं तो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आप बड़ा अच्छा महसूस करने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज ही आप अपना एक अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करिए और वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद 2 खजूर, 2 डेट्स खा लीजिए, आपको एकदम जन्नत का एहसास होगा।
तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग वाइट्स, वाइट राइस एंड डेट्स के मैक्रोस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगर हम पढ़ें तो जो एग वाइट होता है, अगर हम इसके 10 पीस लें, 10 एग वाइट हमको लेने हैं, तो एक एग वाइट से हमको 3.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 10 हम एग वाइट ले रहे हैं तो हमको टोटल प्रोटीन मिल गया यहाँ पर 36। एग वाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक एग वाइट में 0.24, 10 पीस ले रहे हैं तो इंटू 10, तो हमको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया 2.4। फैट्स एग वाइट में नहीं होते हैं, एग वाइट से एक लीन प्रोटीन सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैट्स हो गया 0। वहीं हम बात करें वाइट राइस की, तो यहाँ पर हम 100 ग्राम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं, तो 100 ग्राम वाइट राइस में हमको प्रोटीन मिल जाएगा 6.7, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे 77, और जो फैट होगा यहाँ पर आपको मिलेगा 0.5 ग्राम। और जो डेट्स खजूर हम ले रहे हैं यहाँ पर वह है 50 ग्राम। इस 50 ग्राम खजूर में हमको प्रोटीन मिल जाएगा 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे 45 ग्राम, और जो फैट्स हैं वो यहाँ पर 0 रहेंगे। तो अगर इन सब का हम टोटल करें तो हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील से हमको टोटल 43.7 ग्राम प्रोटीन्स मिल जाएंगे, वहीं 124.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे और 0.5 ग्राम फैट मिल जाएगा। और अगर हम इसके एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो अगर प्रोटीन हमको मिल रहा है 43.7 ग्राम तो इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज मिलती हैं, तो आगे कितना 174.8। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिल रहे थे 124.4, तो इसको भी इंटू कर दीजिए 4 से, तो आपको मिल जाएगा 497.6 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको मिलेंगी। वहीं फैट से हमको मिल रहा है 0.5 इंटू 9, मतलब 4.5 कैलोरीज हमको फैट से मिल रही हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो इसका अगर हम टोटल करेंगे 174.8 प्लस 497.6 प्लस 4.5, तो यहाँ पर हमको 676.9 कैलोरीज मिल जाएंगी हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील से। पोस्ट वर्कआउट मील सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिटनेस लाइन में है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलने के बाद, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो तुरंत आप मील कंज्यूम करते हैं उसको पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है आपके डे का। What food to avoid before gym? जैसे कि हम जानते हैं कि हर फिटनेस एंथुजियास्ट, हर फिटनेस फ्रीक ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि वो वर्कआउट में से पहले क्या ले जिससे उसका जिम परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन जितना जानना ये ज़रूरी है कि वर्कआउट के पहले हम क्या चीज़ें खाएं, उतना ही ज़रूरी है यह जानना कि हम वर्कआउट से पहले क्या ना खाएं या क्या बिल्कुल ना खाएं। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले हम क्या चीज़ें बिल्कुल कंज्यूम ना करें जिससे हमारे जिम में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हो। तो जो मेन कैटेगरी के जो फूड आते हैं जो जिम जाने से पहले आपको नहीं लेने चाहिए या बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जिम जाने से मेनली 1 से 1.5 घंटे पहले नहीं लेने चाहिए, उसमें आते हैं कैटेगरी फर्स्ट है फैट्स का, मेनली नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बटर हो गया, चीज़ हो गया, पीनट बटर हो गए। सेकंड आता है प्रोटीन्स में हो गए एग्स हो गए, चिकन हो गए, फ़िश हो गया, मीट हो गया। थर्ड कैटेगरी आती है फाइबर्स में मेनली वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स हो गए। अब ये चीज़ें कंज्यूम ना करना जिम से 1 से 1.5 घंटे पहले, इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वह यह है कि फर्स्टली कि जब हम फैट्स, प्रोटीन और फाइबर्स कंज्यूम करते हैं जिम से 1 से 1.5 घंटे पहले, तो हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक रहते हैं और इनको डाइजेस्ट होने में 4 से 6 घंटा लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर जिम से 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम कर रहे हैं तो ये अपने स्टमक में रहेंगे। जब स्टमक में रहेंगे, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेंगे, अनब्रेक्ड फॉर्म में रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमें एक ब्लॉटेड फील होगा, मतलब भरा भरा सा फील होगा, भारी भारी सा फील होगा। और इट्स ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस, जो हमारे जिम सेशन में, जिम वर्कआउट के दौरान अच्छा नहीं होता और इफ़ेक्टिव नहीं होता, जिससे हम इफ़ेक्टिवली अपना वर्कआउट नहीं कर सकते और हमारी जो इफ़िशेंसी है वर्कआउट करने की वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड रीज़न आता है जो काफ़ी मेन रीज़न है, वो है फैट्स, प्रोटीन और फाइबर्स कंज्यूम ना करने का, 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम ना करने का। वो यह है कि जब हम फैट्स, प्रोटीन, फाइबर लेते हैं तो हमारी बॉडी स्टमक में ब्लड पुल करती है, एक्स्ट्रा ब्लड पुल करती है, जिससे क्या डाइजेशन में हमको हेल्प हो। लेकिन यहाँ पे जो एक बात नोटिस करने वाली होती है यह है कि हमारा एम होता है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम ब्लड कहाँ फ्लो हो, मसल्स में फ्लो हो, जिससे मसल्स तक ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचे, मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो, मसल्स पे ज़्यादा टीयरिंग हो, जिससे हमें क्या एक अच्छा पंप मिले और मसल्स पूरी भरी भरी सी लगे। अब ये सब तभी होगा जब हमारा स्टमक थोड़ा सा खाली हो, जो उसमें स्टमक में हो डाइजेस्टेड फॉर्म में हो। अब अगर
प्रोटीन, फैट्स और फाइबर पड़े हुए, तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेंगे, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, स्टमक ब्लड ज़्यादा खींचेगा, जिससे हमें मसल्स में जितना ब्लड पहुँचना चाहिए उतना ब्लड पहुँच नहीं पाएगा। तो क्या होगा, हमको उतना अच्छा पंप नहीं मिलेगा, मसल्स टीयर नहीं होंगी तो रिपेयर नहीं होंगी तो आप रीबिल्ड नहीं होगा तो साइज़ गेन नहीं होगा। तो मतलब अपनी जिम की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो एफिशिएंसी हमारी मसल गेन करने की है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आज के वीडियो का ये कंक्लूजन है कि जिम जाने से 1 से 1.5 घंटे पहले हम फैट्स, प्रोटीन, फाइबर बिल्कुल कंज्यूम ना करें। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आम जिंदगी के लोगों से जुड़ा हुआ है। जिस टॉपिक का नाम है रिकमेंडेशन ऑफ प्रोटीन इनटेक। अब हम प्रोटीन के बारे में हम जैसे जानते हैं कि 20 तरह के अमीनो एसिड से बन के प्रोटीन बनता है। इसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिसको हमको बाहर से बॉडी में डालना होता है, और जो बाकी बचे 11 अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन अपने मसल्स को बनाने और मसल्स को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कितना चाहिए तुमको प्रोटीन। इस चीज़ को हम कन्फर्म करने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो गया नॉर्मल लोगों को कितना चाहिए, और दूसरा कैटेगरी हो गया कि एथलीट्स और जो जिम जाते हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं और वो उनके लिए कितना प्रोटीन चाहिए। पहले हम नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। नॉर्मल लोगों में देखा जाए जो आम ज़िंदगी से जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब में हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। उनके लिए रिकमेंडेशन है कि 25% to 30% डाइट में उनके प्रोटीन होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 कैलोरीज का कोई डाइट ले रहा है तो उसमें 500 to 750 कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें एथलीट्स की, और जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। उनको प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है इनके रिक्वायरमेंट में, बिकॉज वो जिम जाके अपनी मसल्स को टीयर करते हैं, मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो मसल्स को रिकवरी के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए हमको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एक जनरल थंब रूल होता है 0.8 ग्राम टू 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। अब हम आप पूछेंगे कि 0.8 to 1.8 में काफ़ी डिफरेंस हो गया, तो हम इस चीज़ को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहली कैटेगरी जो उन्होंने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया, अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, अभी फिटनेस लाइन में नए आए हुए हैं, तो उनके लिए 0.8 ग्राम स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स जैसे बोले 0.8 ग्राम इनटेक करें पर केजी बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जिससे 70 केजी का गाय है तो वो 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटेक करे एटलीस्ट पर डे। दूसरी कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट, जो कुछ दिनों बिता चुके, कुछ महीने बिता चुके हैं जिम में और अच्छा वर्कआउट स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं जिम में, तो उनको नियर अबाउट 1.2 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे इनटेक करना चाहिए प्रोटीन का। तीसरी कैटेगरी आती है हाई कैटेगरी, जिसमें 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे कंज्यूम करना चाहिए। उनके लिए जो ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, अगर जैसे 60 मिनट्स का हमने एक ड्यूरेशन लिया, 60 मिनट 1 घंटा आदमी वर्कआउट कर रहा है, तो उसको नहीं अबाउट 1.8 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो हैवी वर्कआउट करते हैं, काफ़ी 1 आध साल बिता चुके हैं फिटनेस लाइन में और इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए कैटेगरी है। अब एक बात सामने आती है कि अगर हम इससे और ज़्यादा लें तो और मसल बनेगा, क्या ऐसा होता है? मतलब ऐसा जनरली नहीं होता। जैसे हम जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम उससे ज़्यादा कि कोई भी चीज़ की लेंगे तो वो क्या होता है कि वो एक एक्सेस लोड आता है सिस्टम पे। अब जैसे हम एक जनरल कहावत सुनते हैं कि अति का भी अंत हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ एक्सेस से ज़्यादा, मतलब अपने शरीर की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदायक है ना। अब क्या होता है, जैसे अब इसके 3 मेन फैक्टर आते हैं। अगर कह सकते हैं डिसएडवांटेज प्रोटीन ज़्यादा लेने का और एक्सेस प्रोटीन लेने का क्या डिसएडवांटेज है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्टली क्या होता है, ये एक्सेस स्ट्रेस किडनी पे डालता है। अब हम सोचेंगे ये किडनी पे कैसे स्ट्रेस आ गया। अब क्या होता है, जैसे प्रोटीन मैंने बताया अमीनो एसिड से बनता है, यहाँ पे क्या होता है, ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है। बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं CH4N2O। ओके। अब इसमें एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है। बॉडी का क्या वैल्यू, वो एक्सेस नाइट्रोजन को निकालना चाहता है, मतलब बॉडी ज़्यादा नाइट्रोजन से छुटकारा पाना चाहता है। अब ज़्यादा जब बॉडी में नाइट्रोजन हो जाता है, जो छुटकारा पाना चाहेगा, ये छुटकारा कैसे पाना चाहेगा, वो ये इसको टॉक्सिक के फॉर्म में यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। यह तो आपके सिस्टम पे लोड रहता है, इसका ज़्यादा लोड होगा।
अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपना यूरिन होता है, यूरिन एक कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में निकलता है। अब यूरिन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि किडनी स्टोन फॉर्म कर सकता है, और ये एक जनरल बीमारी हो चुकी है जो आम लोगों में जो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हमेशा देखा गया है उन पे। दूसरा चीज़ आता है कि कैल्शियम लॉस होता है बॉडी में। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो कैल्शियम लॉस ज़्यादा होता है। अब कैल्शियम हम जानते हैं कि एसेंशियल मिनरल है, हमारे बोन्स के लिए चाहिए, टीथ के लिए चाहिए, मसल एंड नर्व फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अब जब ये इसका परसेंटेज बहुत कम होगा, बहुत ये टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाता है, तो बॉडी में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। और दूसरा एक मेडिकल टर्मोलॉजी से देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ हो जाती है, जिसमें अपनी बोन्स बहुत ब्रिटल होती है। ब्रिटल मैंने कहने का एक मतलब है कि अपनी बोन जल्दी टूट सकती है, जल्दी कमज़ोर हो गई है। ये एक चीज़ कैल्शियम लॉस से होता है। तीसरा जो सबसे मेन चीज़ आया कि हम प्रोटीन तो ले रहे हैं, प्रोटीन क्या होता है, आप 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, एक्सेस कैलोरीज हो जाती हैं। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो ये मतलब नहीं कि हमारी मसल ज़्यादा बनेगी, वो बॉडी में उतना ही रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करेगी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा चीज़ मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस, अब ज़्यादा स्ट्रेस ये एक बॉडी क्या करेगा, इसको मसल में स्टोर ना करके ये आपके एक फॉर्म के, ये फैट स्टोरेज के फॉर्म में, स्टोरेज जिसको हम स्टोर्ड फैट बोलते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन आप इंटेक करेंगे वो स्टोर्ड फैट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब स्टोर्ड फैट में जैसे हमने 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया तो वो 4 कैलोरीज होती हैं, ये एक्सेस ऑफ फैट जाके अपने बॉडी में स्टोर होगा, वो भी गलत है। जैसे हम फैट बॉडी में हम एक लीन लुक लाने के लिए फ़ैट का परसेंटेज कम करते हैं, और जनरली लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा मसल बिल्डअप करेंगे, तो एक इल्यूजन हो जाता है। हमको प्रोटीन उतना ही लेना है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब मैं इसी बात से अपना बात रखना चाह रहा था कि आप रिकमेंडेशन आप जनरल रिक्वायरमेंट है, आप 0.8 to 1.8 ग्राम से आसपास आप अपना प्रोटीन इंटेक लीजिए। ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करके ज़्यादा पैसा वेस्ट करके कोई ज़रूरत नहीं होता है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोटीन लीजिए। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वाई नॉन वेजिटेरियन बिल्ड्स फास्टर मसल्स दैन वेजिटेरियंस। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपकी इस क्यूरियोसिटी का साइंटिफिक एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है न्यूट्रिशन के एक बेहद खास कॉन्सेप्ट से, जो है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता क्या चीज़ है। ये वह चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मसल्स टिश्यूज़ कितने अच्छी तरीके से बन सकता है फूड प्रोटीन से, जो प्रोटीन के सोर्सेज हम अपने डाइट में लेते हैं। यह एक स्केल होता है 0 से 100 तक का। हर डिफरेंट फूड्स की डिफरेंट बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है 96, इसका मतलब वो बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाता है। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, एग्स हो गया 94, मिल्क हो गया 90, राइस हो गया 83, चिकन हो गया 79, फ़िश हो गया 78, दही हो गया 68, बीन्स हो गया 58। अब इस तरह से हर डिफरेंट फूड सोर्सेज की डिफरेंट बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन किस चीज़ पे डिपेंड कर देगी। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो अमीनो एसिड का पैटर्न अपने फूड प्रोटीन में है वह कितना मैच करता है हमारे मसल टिश्यूज़ के अमीनो एसिड के पैटर्न से। जितना ज़्यादा अच्छा मैच होगा उतना ही अच्छा फूड प्रोटीन कन्वर्ट होगा मसल टिश्यूज़ में। अब यहाँ एक बात नोटिस करने वाली यह है कि हमारा मसल टिश्यूज़ किससे ज़्यादा अच्छा मैच करेगा, कि प्लांट प्रोटीन से या एनिमल प्रोटीन से। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है एनिमल से, हमारे मसल टिश्यूज़ बहुत सिमिलर है एनिमल से, तो ये ज़्यादा अच्छा मैच करेगा एनिमल प्रोटीन से। और जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उसमें एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं 9 तरह के, यह कंप्लीट नहीं होते, उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, इसलिए वो प्लांट प्रोटीन एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसमें जो 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड है उसका एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है, इसलिए हम उसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। और जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उसमें एक और डिसएडवांटेज ये ऐड हो जाता है कि वहाँ पे लीन प्रोटीन सोर्सेज नहीं है। जो भी हम सोर्सेज प्रोटीन के ले रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा फैट भी रहेगा, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, वो लीन प्रोटीन नहीं रहता कि जिसमें सिर्फ प्रोटीन बस रहे। अब इस वीडियो से हम ये चीज़ सीखा कि जो अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड रखें जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होगी तो हमारे मसल्स टिश्यूज़ ज़्यादा जल्दी बनेंगे, ज़्यादा बेहतर बनेंगे। तो इसमें क्या नॉन वेजिटेरियन लोग को एक एडवांटेज हो जाता है कि उनके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं
फूड आइटम्स जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन ज़्यादा है। वहीं वेजिटेरियन लोगों के जो फूड प्रोटीन सोर्सेस उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियन लोगों के कम है। और वेजिटेरियन लोगों को अपने अमीनो एसिड के प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए वैरायटी ऑफ के फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने पड़ते हैं, जिससे अच्छा वो मसल गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब्स हाउ वेल द बॉडी टिश्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम फूड प्रोटीन। कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजिकल वैल्यू वह चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी फूड आइटम में मौजूद प्रोटीन कितने अच्छे तरीके से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ जैसे कि मसल्स को बना सकता है। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में BV भी लिखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि द गुड बायोलॉजिकल वैल्यू विल रिजल्ट इन गुड मसल बिल्डिंग। कहने का मतलब अगर किसी फूड आइटम की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है, ज़्यादा है, तो अगर हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमारे मसल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा, बी स्मार्ट इन योर चॉइसेस, हार्ड एंड स्मार्टर वर्क्स ब्रिंग्स बेस्ट रिजल्ट्स। सो फिर से आ गए हम यहाँ पर। मैं फिर से आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आपको वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी या जो प्रॉपर ग्राफिक्स होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी लगी हो, तो मैं उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। आई होप आपको जो टॉपिक समझाए गए वहाँ पर आपने अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे। तो आपको वो वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है जो 7 टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए उस पर, तो मेक श्योर मुझे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताएं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो वीडियो आपने अभी देखे, अगर आप उसके और बढ़िया क्वालिटीज़ चाहते हैं जैसे साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी, तो भी मुझे नीचे फीडबैक पे लिख के बता दीजिए। जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इम्प्रूव करूँगा, है ना भाई। आपकी जो फरमाइश होती है वो हमारे सराखों पर, यहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। सो आप जो हुक्म करेंगे उस हिसाब से वीडियो बना के दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इन वीडियोस को और अच्छी क्वालिटीज़ में देखना चाहते हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट में ये फीडबैक ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आप तक लाता रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। और यहाँ पर अगर आप वो बारीकियां सीखना चाहते हैं जिसकी मदद से हम किसी का भी एक बेहतरीन वर्कआउट प्लान बनाते हैं, तो मेक श्योर मेरा यह वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें।